बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज की क्लास में बड़ा ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज से हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ के बारे में बड़ा ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इससे क्या होगा, हमारी जो ज्योग्राफी का बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, हम मैप के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बड़े अच्छे से समझेंगे, फिर हम देखेंगे टाइम जोन को, और लास्ट को में पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल डेट लाइन को। ठीक है, तो देखिए, जब हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं तो हमें एक मैप देखने को मिलता है, एक सिटी का मैप देखने को मिलता है। तो बोलेंगे सर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। इसके टॉप राइट कॉर्नर में अगर हम देखें तो हमें कुछ डायरेक्शंस देखने को मिल रही हैं। देखो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अगर मैं बोलूँ नगर पंचायत के नॉर्थ में क्या है तो बोलेंगे अपार्टमेंट्स है। अगर मैं बोलूँगा नगर पंचायत के ईस्ट में क्या है तो मैं बोलूँगा बैंक है। अगर मैं बोलूँगा नगर पंचायत के साउथ में क्या है तो बोलेंगे मार्केट है। और अगर मैं बोलूँ नगर पंचायत के वेस्ट में क्या है तो हॉस्पिटल है। तो बोलेंगे सर बिल्कुल, है ना। तो कैसे ये डायरेक्शंस एक मैप समझने में मदद कर रही हैं, हमने देख लिया। अब देखो, यहाँ लाइंस लिखी हैं कुछ। देखो, इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इमेजिन करो कि तुम किसी सिटी में विजिट कर रहे हो फर्स्ट टाइम। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। तुम कैसे उन प्लेसेस को ढूंढोगे जहां तुमने विजिट करना है। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प, या तो तुम किसी लोकल पर्सन की मदद मांगोगे, और यू माइट लुक एट द मैप ऑफ द सिटी, या तो तुम सिटी के मैप को देखोगे। और नीचे देखो, तुम्हें कुछ लाइंस मिलेंगी मैप के रिलेटेड। अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। तो मैप किसकी तरह, ट्रेजर गाइड की तरह है। इट शो यू वेयर थिंग्स आर, ये तुम्हें बताएगा कहाँ चीज़ें हैं, एंड हाउ टू गेट देम, और कैसे तुम उन तक पहुंच सकते हो। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पहले बता दी, ये जो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये जो 4 एरोज है, ये कैसे तुम्हारी मदद करेंगे मैप समझने में। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, नगर पंचायत के एग्जाम्पल से हमने देख लिया। वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल। तो बोलेंगे सर आपने हमें नगर पंचायत के एग्जाम्पल से बता दिया, है ना। अब देखो नीचे क्या कुछ एक्टिविटी बोले, मार्क द हॉस्पिटल। तो ठीक है, हॉस्पिटल को मार्क कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये क्या है, हमारा हॉस्पिटल, है ना। उसके बाद देखोगे तो क्या बोलिए, नेक्स्ट एक्टिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरिया। ठीक है, तो ब्लू कलर्ड एरिया का मीनिंग क्या है। ये जो ब्लू कलर्ड एरिया है इसका मीनिंग क्या है, तो ये एक लेक है, यानी कि ये क्या है, वाटर बॉडी है। क्या है, एक वाटर बॉडी है। जब तुम नीचे देखोगे तो तुम्हें कुछ चीज़ देखने को मिलेगी, अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। क्या देखने को मिल रहा है, अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट, है ना। तो ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पढ़ना इसको ध्यान से। वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ सम एरिया। ठीक है, तो मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग है किसी एरिया की। जैसे ये देखो, ये भी एक मैप है और रिप्रेजेंटेशन है किसकी, सिटी की, है ना। तो बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो, इट मे बी अ स्मॉल एरिया। तो मैप किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे स्मॉल एरिया का मैप है, विलेज और टाउन का मैप है। अ बिग एरिया का भी मैप हो सकता है, जैसे योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का मैप हो सकता है। और अ वेरी लार्ज एरिया, बड़े लार्ज एरिया का भी मैप हो सकता है, जैसे इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड, भारत और पूरे विश्व का भी मैप हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अब जब तुम इस लाइन को देखोगे, नीचे देखो, ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। ठीक है, तो एटलस क्या है, एक बुक है किसकी, कलेक्शन ऑफ मैप्स की। एटलस क्या है, बुक है किसकी, कलेक्शन ऑफ मैप्स की। तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब जब तुम नीचे आओगे वहां देखोगे क्या बोला है, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। कौन कौन से, फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं, थीमेटिक मैप होते हैं। तो फिजिकल मैप कौन सी होती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे से। देखो, फिजिकल मैप कौन से होते हैं, विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर सच एज माउंटेन, ओशियन, रिवर्स। जो हमें क्या बताते हैं, नेचुरल फीचर शो करते हैं। जिस मैप में नेचुरल फीचर शो किए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम फिजिकल मैप बोलते हैं। कौन कौन से, जैसे माउंटेन हो गए, ओशियन होगी, रिवर्स होगी। पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं, देखो, विच शो डिटेल ऑफ कंट्रीज और स्टेट बाउंड्रीज, जिसमें किसकी डिटेल दी होती है, कंट्रीज की, स्टेट्स की, बाउंड्रीज की, सिटीज की, ईटीसी। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझे तो समझो, अ मैप ऑफ इंडिया, भारत का मैप, विद इट्स ऑल स्टेट, उसके सभी राज्य, यूनियन टेरिटरीज और कैपिटल दी होगी किसी मैप में। क्या क्या दिया होगा, स्टेट दी होगी, यूनियन टेरिटरी दी होगी, कैपिटल दी होगी किसी मैप में। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल मैप। और थीमेटिक मैप किसको बोलेंगे, विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दी होगी, जैसे रेनफॉल से रिलेटेड मैप है। और यहाँ पे इस मैप में क्या बताया जाएगा कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, कौन सा राज्य जो है वो ड्राई है। ठीक है, तो अब बोलोगे सर आप एक बार मैप के थ्रू बता दो, तो फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ क्या है। तो देखो, ये मैप है, ये मैप है, दिख रहा होगा। तो बोलेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है, ये मैप है ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँगा उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। अगर बिहार की कैपिटल पूछूं तो पटना। यानी कि यहाँ पे कैपिटल दी है इस मैप में, और क्या दी है, स्टेट भी दी है, कैपिटल भी दी है। और यहाँ पे देखो, नेपाल के साथ बाउंड्री, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री, है ना। तो और यहाँ देखोगे तो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री, है ना। तो मतलब बाउंड्रीज भी मिल रही हैं, कैपिटल भी मिल रही हैं, और स्टेट भी मिल रही है। तो मतलब सर ये पॉलिटिकल मैप है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है। अब आपको पता लग गया, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या नेचुरल फीचर बताएं, देखो कौन कौन से, हिमालयस बताएं, प्लेटू बताएं, नेचुरल फीचर बताएं। तो सर इसमें नेचुरल फीचर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये सर फिजिकल मैप है। तो लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखो नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखो, ट्रॉपिकल मॉस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल मॉस्ट डेसिडियस कहाँ पे है, ये फॉरेस्ट कहाँ पे है, देखो कौन सा कलर था, ऑरेंज कलर था, तो ऑरेंज कलर यहाँ पे है ना। ट्रॉपिकल थ्रोन तो यहाँ पे देखो पिंकिश कलर है, तो यहाँ पे तो बोलेंगे सर यानी कि ये एक ही चीज़ से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, मतलब ये थीमेटिक मैप हुआ। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ये थीमेटिक मैप हुआ। तो बोलेंगे सर अब हमें समझ में आ गया कि कौन सा फिजिकल मैप है, कौन सा पॉलिटिकल मैप है, कौन सा थीमेटिक मैप है। अब हम सर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं बोलूँगा अब चलते हैं हम आगे। तो देखो देयर आर, क्या बोला है, देखो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। तो बोलेंगे सर ये भी समझा दो तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल समझाऊंगा। देखो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतना बड़ा प्लेस कैसे इतने छोटे से पेपर में बता दिया जाता है, कैसे बना दिया जाता है। तो बोलेंगे सर नहीं सोचा। इट इज ऑल थैंक्स टू अ मैप स्केल। तो हम किसको थैंक्स करेंगे, मैप स्केल को थैंक्स करेंगे। तो सर ये मैप स्केल क्या होता है, मैं बोलूँगा ये 2 लाइनें पढ़ो और उसके बाद मैं बताऊंगा मैप स्केल क्या होता है। पढ़ो ये 2 लाइनें। सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या लिखा है इन दोनों लाइनों में, हमें आप विद एग्जाम्पल देके बताओ। तो बोलूँगा देखो एग्जाम्पल देखो, तुम्हें सब समझ में आएगा अभी 2 मिनट के अंदर अंदर, और तुम खुद इस लाइन का मतलब बताओगे इन दोनों लाइन का। तो बोलेंगे सर ऐसा है क्या, मैं बोलूँगा बिल्कुल। देखो यहाँ पे अगर मैं स्कूल से हॉस्पिटल का डिस्टेंस पूछूं तो मैं बोलूँगा कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये रियल डिस्टेंस है। एक्चुअल में ये डिस्टेंस है स्कूल से हॉस्पिटल का कितना है, 10 किलोमीटर का, ठीक है। हॉस्पिटल से नगर पंचायत का कितना डिस्टेंस है, तो मैं बोलूँगा 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बोलोगे नगर पंचायत से बैंक का कितना डिस्टेंस है, तो मैं बोलूँगा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये सारी डिस्टेंस मैं एक्चुअल और रियल डिस्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। और मार्केट से म्यूजियम का कितना डिस्टेंस है, तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं मैप स्केल में कितना शो कर रहा हूँ, मैप स्केल में शो किया है, देखो जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो बोलेंगे कि सर 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैप स्केल में कितना शो कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। और स्कूल से हॉस्पिटल का कितना डिस्टेंस है, एक्चुअल और रियल डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर का। यानी कि मैप स्केल में स्कूल से हॉस्पिटल का कितना शो करूंगा मैं, 1 सेंटीमीटर का। और हॉस्पिटल से नगर पंचायत का मैप स्केल में कितना शो करूंगा, 20 किलोमीटर है तो 2 सेंटीमीटर। और अगर नगर पंचायत से बैंक का डिस्टेंस कितना शो करूंगा मैं, मैप स्केल में कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ शो कर दूंगा। अब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे मार्केट से म्यूजियम का डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है, तो मैप स्केल में इसको कितना शो करूंगा, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो बोलोगे सर ठीक है हम बता देंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो देखो सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 2 पॉइंट्स का, तो देखते हैं स्कूल से हॉस्पिटल का ही मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो कितना है एक्चुअल डिस्टेंस, 10 किलोमीटर का, ठीक है सर। इतनी बात हमें समझ में आ गई यहाँ तक कि रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप स्केल, ठीक है। मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, जो तुमने मैप स्केल यूज किया। मैप में कितना, स्केल में कितना यूज किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। और रियल में भी कितना है डिस्टेंस स्कूल से हॉस्पिटल का, 10 किलोमीटर का। और मैप स्केल में कितना यूज किया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो बोलेंगे सर अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ स्कूल से हॉस्पिटल में अगर 1 सेंटीमीटर लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों का। अगर हॉस्पिटल से नगर पंचायत में अगर 2 सेंटीमीटर लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो सर अब हमें मैप स्केल पूरे अच्छे से समझ में आ गया है। अब सर आप आगे बताइए। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आगे चलते हैं। तो देखो लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोस एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप। तो चल पड़ते हैं 4 टॉप राइट पे, कहाँ है, ये हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इनकी बात कर रहा है ये, ठीक है, ठीक है। देखो आगे, दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस विच आर नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट साउथ वेस्ट। देखो तो क्लॉकवाइज कैसे मूव करेंगे, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ और साउथ से वेस्ट, ठीक है। तो ये कैसे मूव हो रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स किसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, कार्डिनल डायरेक्शन या कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है। देखो अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन, तो सर इंटरमीडिएट डायरेक्शन किसको बोलते हैं, देखो नॉर्थ से ईस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ से ईस्ट के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ से वेस्ट के बीच में क्या है, साउथ वेस्ट, और
नॉर्थ से वेस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो बोलेंगे सर हमें कार्डिनल डायरेक्शन भी समझ में आ गई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और हमें इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी समझ में आ गई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो बोलेंगे सर अब हमें ये चीज़ें ईजिली से समझ आ गई हैं, अब आप हमें आगे बताओ। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आगे बताऊंगा। आगे किसकी बात की गई है, देखो सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो सिंबल क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है मैप के। अवर मैप हैज अ स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है, एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। देखो हमारे मैप में इतनी जगह नहीं होती है कि हम सब कुछ ड्रॉ कर सकें, तो हम क्या करेंगे, फिर सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इंस्टेंट, वेट करना है ना, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इंस्टेंट अ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर। तो हम किसका यूज करते हैं, हम सिंबल का यूज करते हैं। तो बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, हम सिंबल का यूज करेंगे, लेकिन हम सिंबल तो समझा दो कि क्या क्या सिंबल है। तो देखो रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज का सिंबल देखो, मीटर गेज का सिंबल देखो, रेलवे स्टेशन का सिंबल देखो, रोड्स में मेटल और अनमेटल, तो मेटल का सिंबल ये है, अनमेटल रोड का सिंबल ये है। अब देखो रिवर का सिंबल देखो, वेल का सिंबल देखो, टैंक का सिंबल देखो, कैनल का सिंबल देखो, और ब्रिज का सिंबल देखो। तो बोलेंगे सर सही है। अब यहाँ पे देखो ट्रीज का सिंबल देखो, ग्रास का सिंबल देखो, है ना, टेम्पल का सिंबल, चर्च का सिंबल, मॉस्क्यू का सिंबल। ठीक है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब आगे हम देखें तो हम बात करेंगे मैपिंग द अर्थ की। किसकी बात करेंगे, मैपिंग द अर्थ की। तो इसको भी अब ध्यान से सुनना, मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज अवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो अर्थ की मैपिंग करना सच में बड़ी डिफिकल्टी वाली बात है, क्योंकि अब अपने जो प्लैनेट है वो क्या है, वो फ्लैट सरफेस नहीं है। ठीक है, तो बोलेगे सर आप विद एग्जांपल देके बताओ। तो देखो ये देखो, अब ये क्या बन गया, ये स्फीयर बन गया, लेकिन आपने अपनी जो अर्थ है, अपनी जो अर्थ है वो क्या है, वो स्फेरिकल शेप में भी नहीं है पूरी तरह। क्यों, क्योंकि ऊपर से क्या है, पोल से क्या है, ये फ्लैटेंड है। तो देखो इट इज नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, वी से नियरली बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, तो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। क्यों, बट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एंड द पोल्स, तो फ्लैट पोल से क्या है, ये फ्लैटेंड है। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी कंसीडर्ड इट टू बी स्फेरिकल, पर हम आमतौर पर क्या करते हैं, इसको स्फीयर की तरह बना देते हैं। देखो रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल ही नहीं है इसको फ्लैट सरफेस पर बनाना। तो हम किसकी मदद से समझेंगे, तो हम किसकी मदद से समझेंगे, तो हम समझेंगे ग्लोब की मदद से। तो अर्थ को ग्लोब की मदद से बड़े इजीली समझा जा सकता है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, Here we will study the globe representing the Earth geography because the globe and the Earth have a same spherical shape। तो अर्थ और ग्लोब की क्या होती है, सेम स्फेरिकल शेप होती है, तो इसलिए अर्थ को ग्लोब की मदद से समझना बड़ा ही ज्यादा इजी है। अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। ठीक है, तो बोलेंगे सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर अर्थ को समझना है तो हमें ग्लोब की मदद से ही समझना पड़ेगा, फ्लैट शीट में अर्थ को समझना बड़ा ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। तो देखो मैं क्या बना रहा हूँ, तो बोलेंगे सर आप वर्टिकल लाइंस क्यों बना रहे हो, तो बोलेंगे देखो वर्टिकल लाइंस बनानी पड़ेगी अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से समझना है। तो बोलेंगे ठीक है सर आप बनाइए वर्टिकल लाइंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बनाइए वर्टिकल लाइंस। तो मैं बना रहा हूँ वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये देखो ये कौन सी लाइंस बन रही हैं, तो बोलेंगे सर अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनानी स्टार्ट कर दी, तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस की मदद से तो हम समझेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे सर ठीक है आप बना लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन भी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये बन गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूँगा हॉरिजॉन्टल लाइंस के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, तो बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि ए से एच तक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं वर्टिकल लाइन के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो क्या है, नंबरिंग है, देखो 1 से लेकर 8 तक, ये क्या है वर्टिकल लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए से लेकर एच तक। तो बोलेंगे सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई अच्छे से, है ना। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में रानी कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर रानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी और वर्टिकल लाइन पे भी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कोऑर्डिनेट है रानी का वो है डी, और वर्टिकल लाइन का जो कोऑर्डिनेट है रानी का वो कौन सा है, वो है 1। तो यानी कि रानी जो खड़ी है वो D1 पे है, रानी कहाँ पे है, D1 पे है। देखो ये है, पेन चेंज करता हूँ मैं, ब्राउन पेन का यूज करता हूँ। देखो देखो ये देखो ये क्या है, वर्टिकल
लाइन के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं 1 है ना। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं कोऑर्डिनेट कौन सा है D, यानी कि रानी कहाँ खड़ी है D1 पर खड़ी है। तो बोलेंगे सर ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब प्यादा कहाँ था पहले, रानी के जो ऊपर वाला प्यादा है वो कहाँ था, तो वो था, तो मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन में तो वो था D पे, वर्टिकल लाइन पे वो था 2 पे, यानी कि D2 पे प्यादा था। और कहाँ पहुंच गया, हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बात करें तो अभी भी D है, लेकिन वर्टिकल लाइन कहाँ आ गई है, देखो वर्टिकल 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 वर्टिकल, तो ये तो आ गई 4 पे, यानी कि D2 से उठ के प्यादा कहाँ चला गया D4 पे चला गया। और जब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में क्रॉस करेंगी तो ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं ग्रिड। अब ग्रिड क्या है, इज अ पैटर्न ऑफ क्रॉसिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दैट फॉर्म्स स्क्वायर एंड बॉक्सेस। तो क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया और बॉक्स बन गया, है ना। किसी भी लोकेशन को फाइंड करने के लिए ग्रिड बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ग्रिड की मदद से क्या करेंगे, हम किसी भी लोकेशन को बड़े इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। देखिए कोऑर्डिनेट कैसे मदद कर रहे हैं किसी लोकेशन को फाइंड करने में, ये भी पता चल गया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कैसे मदद कर रही हैं, और फिर क्या बन रहा है, ग्रिड बन रहा है, एक बॉक्स बन रहा है जो एग्जैक्ट लोकेशन है उस प्यादे की, है ना। तो अब मैं बोल रहा हूं कि घोड़े के आगे जो प्यादा था मैंने उठ के यहां पे रख दिया, देखो मेरा पेन का मार्क देखो। तो बोलेंगे घोड़ा के प्यादा कहां था पहले, घोड़े के ऊपर जो प्यादा है, तो मैं बोलूंगा देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां पे G पे था, और वर्टिकल लाइन की बात करूं तो ये था 2 पे, यानी कि G2 पे प्यादा था। और उसके बाद कहां चला गया प्यादा, तो मैं बोलूंगा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का कोऑर्डिनेट बोलूं तो कौन सा है G, अभी भी G है, लेकिन वर्टिकल लाइन का अगर मैं कोऑर्डिनेट बोलूं तो वो तो कौन सा है 3 है। और ये क्या बन गया, जब इन लाइनों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ने आपस में बॉक्स बनाया तो ये क्या बन गया, ग्रिड बन गया, है ना। यानी कि प्यादा कहां पहुंच गया, G2 से G3 पे। तो बोलेंगे सर अब तो बड़ा ही इजी हो गया लोकेशन फाइंड करने का। अब सर आप बस बोलिए, तो हम देखो जैसे ऊंट है ना, F कहां पे है ऊंट, तो बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो ऊंट है F पे, है ना। और वर्टिकल लाइन की बात करता हूं तो 1 पे, तो यानी कि F1 पे ऊंट है, ठीक है। और इन लाइंस ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ने क्रॉस किया और आपस में क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया। और स्क्वायर क्या है, एक ग्रिड है, यानी कि ऊंट की लोकेशन कहां पे है, F1 पे है। तो सर हमें बिल्कुल डेफिनेटली हमें ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है, कि कैसे कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर, लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस फ्रॉम A to H, ये तो हमने देख लिया, एंड नंबर 1 to 8, ठीक है। बिटवीन द टू साइड्स दिस सिंपल सिस्टम अलाउज अ प्लेयर टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। हियर द व्हाइट साइड हैज जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग, देखो द क्वीन स्पान, है ना, क्वीन के आगे देखो ये, है ना, कहाँ चल गया D2 to D4 पे पहुंच गया। द क्वीन स्पान टू स्क्वायर फॉरवर्ड वेरी कॉमन, सो द पान इज सेट टू हैव मूव फ्रॉम D2 to D4, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बड़े इजीली से समझा दिया, अब इससे इजी समझ में नहीं आ सकता, है ना, बड़ा इजी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने ये चीज़। अब देखो नीचे क्या लिखा है, अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अ मैप, लेट्स सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। तो ये हमें मैप में भी मदद करेगी ये चीज़, ठीक है। उसके बाद देखो बात किसके बारे में की गई है, बात की गई है लैटिट्यूड के बारे में, ठीक है। बात किसके बारे में की गई है, लैटिट्यूड के बारे में। तो देखो पहली बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, नोट करके लिख लेना कि लैटिट्यूड जो होती है वो लाइन नहीं होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं, सर्कल होते हैं। तो बोलोगे सर बताओ जरा कैसे, तो ये देखो ये ग्लोब है, ग्लोब में देखो ये क्या है, ये लैटिट्यूड है, क्या ये तुम्हें लाइन लग रही है, ये सर्कल लग रहा है, तो बोलेंगे सर डेफिनेटली ये तो सर्कल है ना। और जैसे जैसे सर्कल पोल की तरफ जाता जा रहा है वैसे वैसे सर्कल का जो साइज है वो कम होता जा रहा है, जैसे जैसे सर्कल पोल की तरफ जाता जा रहा है वैसे वैसे सर्कल की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। तो बोलेंगे सर आप एक काम करो, आप हमें डायग्राम के थ्रू समझा दो, फिर हम इन लाइन को पढ़ेंगे और फिर सर हमें बड़े इजीली से समझ में आ जाएगा। तो बोलो बिल्कुल बिल्कुल समझाऊंगा मैं, है ना। तो ये क्या बन गया, सर्कल बन गया, ठीक है। क्या बन गया ये, तो बोलेंगे सर ये तो बन गया सर्कल, है ना, ये बन गया सर्कल बड़ा प्यारा सा, ठीक है। मैंने ये क्या बन गई, अर्थ बन गई। अब ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं यानी कि ये जो सर्कल है ये क्या है 0 डिग्री, ठीक है, ये क्या है 0 डिग्री। और ये है क्या लाइन, ये सर्कल है इक्वेटर। और इक्वेटर क्या है, इक्वेटर क्या है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड सर्कल है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड सर्कल क्या है, तो वो इक्वेटर ही है। जैसे जैसे तुम ऊपर की ओर, ये ऐसे करके बननी थी, ऐसे करके, है ना। पर मैं तभी बोल रहा हूं कि शीट में अर्थ को रिप्रेजेंट करना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल है ना। तो फिर कैसे समझेंगे, ग्लोब के थ्रू समझेंगे, है ना। तो अभी शीट में समझ लो, देखो जैसे जैसे ये लैटिट्यूड सर्कल ऊपर की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी लेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेंथ से मतलब सर ये देखो जैसे इस इक्वेटर की सर्कल की तुम लेंथ देखो, मेरा मार्क देखो, और रुको मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, देखो यहाँ पे इसकी लेंथ देखो,
इसकी लेंथ देखो, यहाँ पे इसकी लेंथ देखो, इस सर्कल की लेंथ देखो, तो बोलेंगे सर सच में सर इसकी लेंथ देखो पोल के पास तो बिल्कुल ही कम हो चुकी है, कहाँ ये यहाँ तक आनी थी इसकी, है ना, कहाँ यहाँ तक थी, कहाँ यहाँ तक होगी इसकी लेंथ। तो मतलब सर लेंथ तो सच में इन सर्कल की कम होती है जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अब देखो डिस्टेंस देखो इन सर्कल्स का, तो बोलेंगे सर डिस्टेंस तो सर बराबर है इन सर्कल का। हाँ, तो डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है इन सर्कल का, लेकिन लेंथ क्या होती है, जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इनकी लेंथ भी जो है वो कम होती जाएगी। तो बोलेंगे सर ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बता दी हमें कि जैसे जैसे ये सर्कल्स जो हैं लैटिट्यूडनल सर्कल वो पोल की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी ये वाली लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इन लाइन की, ये सर्कल की जो लेंथ है ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, और जो डिस्टेंस रहेगा इन लाइंस के बीच में वो बराबर ही रहेगा, है ना। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब देखो, अब और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ लैटिट्यूड से रिलेटेड। ये बात तो आपको समझ में आ गई बड़े अच्छे से, है ना, आगे कि नहीं आ गई, तो बोलेंगे सर बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ गई। ये क्या है, ये इक्वेटर कितना है, 0 डिग्री, है ना। और ये अर्थ को कौन से दो भागों में विभाजित करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, इक्वेटर डिवाइड करता है, ठीक है। तो इतनी बात भी हमें समझ में आ गई कि इक्वेटर जो है वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। जो इक्वेटर लाइन की जो बीच के जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, लेकिन जो लेंथ होती है वो पोल की तरफ जाती है, जैसे जैसे लैटिट्यूडनल सर्कल उनकी लेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इतनी बात सर हमें अच्छे से समझ में आ गई, कोई इशू नहीं है सर, हमें कोई भी ज़्यादा इशू बड़ी बात नहीं है ना। अब उसके बाद मैं कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर ये कितना है, ये है 0 डिग्री, ठीक है। अब इक्वेटर से तुम जितने मर्जी तुम एंगल डिग्री बना दो, है ना, जितने मर्जी डिग्री बना दो तुम, है ना, पर 90 डिग्री तक, ठीक है। 90 डिग्री तक तुम जितने मर्जी एंगल बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 23.5 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 82.5 डिग्री, कुछ भी, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, सॉरी 90 कहाँ आ गया यहाँ पे, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, है ना। तो कितने मर्जी लगा दो, लेकिन 90 डिग्री तक के जितने मर्जी तुम एंगल बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री तक के जितने मर्जी लैटिट्यूड बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये उठ के कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, ठीक है। अर्थ को मैंने काट दिया बीच से, कहाँ आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। ये सर्कल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये लैटिट्यूड सर्कल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो बोलेंगे सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ये देखो, ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ, ठीक है। 90 डिग्री तक के जितने मर्जी एंगल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब सूर्य है, ये मान लो इस सूर्य है ना, सूर्य किरणें जो किरणें हैं वो 23.5 डिग्री तक क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री तक सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगी 66.5 डिग्री तक, तो ये स्लांटिंग होती जाएंगी, थोड़ी थोड़ी स्लांट होती जाएंगी, ठीक है। अब जहां डायरेक्ट पड़ रही हैं सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टॉरिड रीजन बोलते हैं। जैसे जैसे ये स्लांट होती जाएंगी ऊपर की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेट यानी कि मॉडरेट रीजन बोलेंगे। और जैसे ही 90 डिग्री तक पहुंचेगी तो बिल्कुल ही स्लांटिंग हो जाएंगी, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रिजिड रीजन बोलेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे सर ये बात भी हमें समझ में आ गई, कोई इशू नहीं है। तो मैं बोलूँगा हम फटाफट से अब लैटिट्यूड को पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि हमें समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो, imagine that you are stand on the equator and travel towards one of the poles. Your distance from the equator increases. ठीक है, latitude measure this distance from the equator. ठीक है, ये बात मैंने बता दी। At any point of this travel, you can draw an imaginary line that run from east to west. ठीक है, तो ये मैंने बोला तुम्हें इक्वेटर बना दिया, ठीक है, that runs from east to west, कोई इशू वाली बात नहीं है। पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है, ये देखो ये पैरेलल बन रहे हैं, सच लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये क्या लाइंस बन रही हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस बन रही हैं, ठीक है। एंड इज ड्रॉन अ सर्कल अराउंड द अर्थ। तो ये क्या लाइन नहीं है, ये सर्कल है। मैंने तुम्हें पहले बता दी कि लैटिट्यूडनल लाइन नहीं है, ये सर्कल है ना। इस ग्लोब के थ्रू भी समझा दिया, देखो ये क्या है, सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। लेकिन पोल के पास जाते जाता जाएगा, ये सर्कल की लेंथ जो है वो कम होती जाएगी। देखो क्या लिखी है लाइन, इट इज ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वेटर। तो मैंने तुम्हें पहले बता दी कि लार्जेस्ट सर्कल कौन सा होगा, इक्वेटर होगा। वाइल द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर। तो ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, ये जैसे जैसे पोल की तरफ पहुंचेंगे तो इनकी लेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। देखो एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ग्रो
स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। तो ये नॉर्थवर्ड और ये साउथवर्ड, जैसे जैसे ये नॉर्थवर्ड टू साउथवर्ड मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी लेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखो नीचे क्या लिखा है, लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज बाय कन्वेंशन। द इक्वेटर इज द लैटिट्यूड 0 वाइल द लैटिट्यूड्स ऑफ द पोल आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली। दिस इज नोटेड एज 90 डिग्री एन 90 डिग्री एस। तो 90 डिग्री एन किससे डिनोट होगा, नॉर्थ से, 90 डिग्री एस किससे डिनोट होगा, साउथ से। देखो अब नीचे क्या लिखा है, देयर इज कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। तो मैंने बता दिया अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, हॉट होता है, कहाँ पे, टोरिड रीजन में। इट इज कॉल्ड टोरिड एज यू ट्रैवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स 1 और 2 पोल्स। इन अदर वर्ड्स एज योर लैटिट्यूड तो इंक्रीजेस से कहाँ पहुंच जाएगा, 66.5 डिग्री में पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर, मॉडरेट टेम्परेचर हो जाए, द क्लाइमेट बिकम मॉडरेट और टेम्परेट एंड क्लोजर टू द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही ऊपर पहुंच जाएगा 90 डिग्री के आसपास तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिड हो जाएगा। ठीक है, द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रीजिड। ठीक है, तो बोलेंगे सर ये तो हमें लैटिट्यूड तो अब अच्छे से समझ में आ गए कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा लैटिट्यूडनल सर्कल होता है वो कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है इक्वेटर का। जैसे जैसे जो इनके बीच के डिस्टेंस होता है, लैटिट्यूडनल लाइन के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे सर वो बराबर होगा। लेकिन जो लेंथ होती है लैटिट्यूडनल सर्कल की, जैसे जैसे ये पोल की तरफ मूव करती जाएंगी ये लैटिट्यूडनल लाइन, तो वैसे वैसे इनकी लेंथ भी क्या होती जाएगी, इनकी लेंथ भी कम होती जाएगी। तो सर लैटिट्यूड के बारे में तो आपने अच्छे से बता दिया, अब थोड़ा लॉन्गिट्यूड के बारे में बता दीजिए, तो हमें क्या होगा, हमें बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। देखो ये क्या बना दी मैंने, ये प्राइम मेरिडियन लाइन बना दी। और जो लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो सेमी सर्कल होते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है वो क्या होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं। जबकि लैटिट्यूडनल जो क्या होते हैं, वो फुल सर्कल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, बोलेंगे सर क्या हमें लॉन्गिट्यूड भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल। ये क्या बना दिया मैंने, इक्वेटर। देखो प्राइम मेरिडियन लाइन और इक्वेटर लाइन दोनों ही क्या है, दोनों ही इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, क्या है, दोनों ही इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, ठीक है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल डेफिनेटली हमें समझ में आ गया कि इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, तो इक्वेटर भी कितना है, 0 डिग्री। अब देखो ये क्या लॉन्गिट्यूड है, तो अगर मैं लेंथ बोल रहा हूँ लॉन्गिट्यूड की नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे रेड पेन से मार्क कर देता हूँ मैं, रुको, जैसे अगर मान लो कि मैं इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन की अगर मैं लेंथ बोल रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं इस पेन से फिर से मार्क कर दिया, इस रेड पेन से इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन की अगर मैं लेंथ बोल रहा हूँ, तो इन दोनों लॉन्गिट्यूडनल लाइन की लेंथ क्या रहेगी, समान रहेगी, सेम रहेगी, है ना। यानी कि सभी लॉन्गिट्यूडनल लाइन की लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। तुम चाहे यहाँ से चलो, चाहे यहाँ से चलो, या चाहे यहाँ से चलो, तुम बराबर ही टाइम पर पहुँचोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही एनसीईआरटी में भी बोला है। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन अब लेंथ इनकी बराबर है, जबकि लैटिट्यूडनल सर्कल्स की क्या थी, लेंथ जैसे जैसे पोल की तरफ जा रही थी उनकी लेंथ क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। तो सर डिफरेंस भी साथ साथ में पता चल रहा है। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब और बताइए, तो मैं बोलूँगा कि इक्वेटर के पास इनके बीच का डिस्टेंस देखो, इन लाइन के बीच का, और जबकि पोल के पास इनके बीच का डिस्टेंस देखो, तो सर पोल के पास तो इनके लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, इक्वेटर के पास जो लाइन का डिस्टेंस है वो कम है। ये कैसे है ना, तो बिल्कुल यही तो डिफरेंस है कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस होती हैं इनके बीच का जो इक्वेटर के पास डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि पोल्स के पास इन लाइंस के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो कम होगा। तो पोल के पास देखो, पोल के पास कम है और जबकि इक्वेटर के पास क्या है, ज़्यादा है। तो ये बात भी सर हमें समझ में आ गई कि लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस होंगी उनका इक्वेटर के पास, है ना, इक्वेटर के पास जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, जबकि पोल्स के पास इनका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। पोल्स के पास क्या होगा, जब इनका डिस्टेंस क्या होगा, इन लाइन के बीच का डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, जबकि लैटिट्यूड में क्या था, सभी जो लैटिट्यूडनल सर्कल थे उनके बीच का डिस्टेंस क्या था, बराबर था। तो बोलेंगे सर अब तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस भी हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब एक और चीज़ समझाने वाली है, वो भी समझो। ठीक है, ठीक है, तो बोलेंगे सर हम तो, ओहो ये सर्कल की जगह क्या बन गया, रुको, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। ये क्या प्राइम मेरिडियन लाइन है, क्या प्राइम मेरिडियन लाइन है, और ये पृथ्वी को दो भागों में कौन सी बांट रही है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो प्राइम मेरिडियन लाइन किस में बांट रही है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, जबकि इक्वेटर किस में बांट रही थी, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो बोलेंगे सर ये बात भी हमें समझ में आ गई अच्छे से, है ना, ये बात भी आपने बड़े अच्छे से समझा दी। अब मैं कभी कंफ्यूज नहीं होऊंगा। अब देखो
कुछ चीज़ देखो देखो, अब रेफरेंस पॉइंट उसमें क्या मान रहे थे, लैटिट्यूड में इक्वेटर, लेकिन लॉन्गिट्यूड में किसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ये देखो ये रेड पेन से बना रहा हूँ, ये है प्राइम मेडियन लाइन, और जस्ट इसके ऑपोजिट में कौन सी लाइन है, यहाँ पे मैं ये देखो ये कलर देखो, है ना, ऑपोजिट में कौन सी है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि प्राइम मेडियन लाइन के जस्ट ऑपोजिट में कौन सी लाइन होगी, पीछे कौन सी लाइन होगी, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब प्राइम मेडियन लाइन से तुम जितने मर्जी एंगल बना लो, कितनी डिग्री तक के, 180 डिग्री तक के। प्राइम मेडियन लाइन से जितने मर्जी डिग्री के एंगल बना लो, कितने तक के, 180 डिग्री तक के। 180 डिग्री क्या, 180 डिग्री कौन सा आएगा यहाँ पे, बताना जरा मेरे को। 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 180 डिग्री वेस्ट 180 डिग्री ईस्ट तक के जितने मर्जी एंगल बना लो प्राइम मेडियन लाइन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बोलेंगे सर ये भी हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब आप ऊपर लाइंस बाय लाइन हमें समझा दो, जिससे क्या होगा, हमारा टॉपिक पूरा ही अच्छे से क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल, मेरा काम क्या है, मैं समझाने के लिए तो आया हूँ। देखो इमेजिन नाउ दैट यू आर ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, तो साथ साथ में हम फिर से समझते जाएंगे, हमने कोई वो थोड़ी है। ये देखो ये कौन सी लाइन है, ये प्राइम मेडियन लाइन है ना। तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मान लो यहाँ पे साउथ पोल है, तो तुम ट्रैवल कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय द शॉर्टर पॉसिबल लाइन, ठीक है, ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी दैट इंस्टेंट ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका यू कुड जस्ट एज वेल एज थ्रू एशिया पास थ्रू एशिया, है ना। द डिस्टेंस वुड बी द सेम। देखो कुछ भी नहीं बोला यार, चाहे तुम इस लैटिट्यूड से आओ, चाहे तुम इस लैटिट्यूड से आओ, चाहे तुम लॉन्गिट्यूड से आओ, है ना, चाहे तुम प्राइम मेडियन वाली लॉन्गिट्यूड से आओ, चाहे तुम इस लॉन्गिट्यूड से आओ, चाहे तुम इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन से आओ, चाहे तुम इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन से आओ, चाहे तुम इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन से आ जाओ, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, किसी भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन से आ जाओ नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, डिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इन सभी लाइन्स को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। दे आर ऑल हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर पोल। तो ये क्या है, ये है हाफ सर्कल, जबकि लैटिट्यूड क्या थे, फुल सर्कल, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड क्या है, हाफ सर्कल। तो बोलेंगे सर ये बात तो आपने हाईलाइट करके बता दी, अब कभी नहीं भूलेगी, है ना। अब देखो कुछ एक तुम्हें एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ एक टास्क बोला है तुम्हें करने के लिए, वो तुम्हें करना है। देखो, यू विल आल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, बिल्कुल सही बात है। टू पुट इट सिंप्लीफाइड, लेट प्लेस अ डेस्क लैम्प अ लिटिल अवे फ्रॉम अवर ग्लोब एंड फोकस ऑन इट एंड इमेजिन दैट दिस इज द सन illuminating the earth, slowly rotating the globe eastward, and we can note that some places on the earth is morning while for other it is midnight, evening or night। तो बोलेंगे सर ये क्या चीज़ लिखी है, आप बताओ अच्छे से, है ना, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो बोलूँगा बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है, बिल्कुल बताऊँगा। यहाँ पे ग्लोब था, हाँ ये गुम हो गया था, मिल गया, ठीक है, ये क्या है, ग्लोब है, ठीक है, ये क्या है, तो बोलेंगे सर ये तो ग्लोब है ना, ये क्या है, ये ग्लोब है, और इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो ये क्या है, ये ग्लोब है, ठीक है, और यहाँ क्या बना रहा हूँ मैं, यहाँ बना रहा हूँ मैं सन, ठीक है, क्या बना रहा हूँ मैं, सन, या फिर टॉर्च टाइप बना लो, टॉर्च टाइप तो मैं बोलिए बनाने को, या फिर लैंप ले लो। तो लैंप की जहाँ जहाँ, यानी कि लैंप की जहाँ जहाँ रोशनी पड़ेगी वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ दिन होगा, ठीक है, वहाँ क्या होगा, वहाँ दिन होगा। और अगर मैं इसके बैक साइड बोलूँ, जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे रात होगी, क्या होगी, वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे रात होगी, ठीक है। फ्रंट में तो दिन होगा, लेकिन बैक साइड क्या होगी, बैक साइड क्या होगी, रात होगी। तो यही बोला है, लैंप लेके देखो चाहे टॉर्च लेके देखो, तो मैं उसको मैं मानना, उसको सन मानना है, जहाँ जहाँ उसकी रोशनी पड़ेगी ग्लोब पे, वहाँ पर तुम्हें क्या मानना, दिन मानना, और उसके बैक साइड क्या होगी, रात होगी। तो बोलेंगे सर ये तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ये तो हम जरूर करेंगे, है ना। यही सब कुछ लिखा है, देखो, द सन illuminating the earth, slowly rotating the globe eastward, we can note that for some places on the earth it is morning, while the other while for other it is midnight, evening or night. When it is breakfast in one country, it is lunch in another, and in third country people are fast sleep. That is why measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at that place. Let's see how, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ठीक हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टॉर्च तो मारनी है, साथ में अर्थ को क्या करना है, ठीक है, अर्थ को क्या करना है, अर्थ को रोटेट भी करना है, ठीक है। जिस जिस जगह पे लाइट पड़ती जाएगी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उजाला होता जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे सर ये बात तो हमारी आपकी हमें अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, देखो, टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेडियन, है ना।
क्या लिखा है देखो ध्यान से सुनो, टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि अगर लैटिट्यूड में रेफरेंस पॉइंट मानना है तो किसको मानेंगे, इक्वेटर को मानेंगे, और अगर लॉन्गिट्यूड में रेफरेंस पॉइंट मानना है तो किसको मानेंगे, प्राइम मेरिडियन को मानेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान से पढ़ना। इन ईयर 1884 सम नेशन डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पास थ्रू ग्रीनविच। तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास हुई है, ग्रीनविच एंड एरिया लंदन, तो लंदन से पास हुई है। इन इंग्लैंड वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन, इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ से पास हुई है, इंग्लैंड से पास हुई है, ग्रीनविच लंदन, है ना। तो अगर हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन तो कितना डिग्री है, तो 0 डिग्री है, ठीक है। देखो क्या लिखा आगे, जस्ट एज ए लैटिट्यूड इज मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू ट्रैवल टुवार्ड्स वन ऑफ द पोल्स, लॉन्गिट्यूड इज मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रैवल अलोंग द इक्वेटर। तो ये चीज़ तो मैंने पहले ही समझा दी। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्रीज, है ना, वेस्टवर्ड एंड ईस्टवर्ड। इट इज इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। मैंने बोला ना 180 डिग्री तक के जितने मर्जी एंगल बना लो, कोई इशू नहीं है। विद द लेटर W और E, तो वेस्ट और ईस्ट, है ना। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिंगर्स, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वाइल दिल्ली इज 77 ईस्ट एंड टोक्यो इज 140 ईस्ट। देखो अब मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना। मैंने बोला प्राइम मेरिडियन पृथ्वी के 2 भागों में बांट रही है, कौन सी, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बोलूँगा, अब सुनना ध्यान से मेरी, ठीक है, अगर मैं बोलूँगा 77 डिग्री ईस्ट, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से आनी चाहिए कि प्राइम मेरिडियन लाइन 2 भागों में बांट रही है पृथ्वी को, कौन सी, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो मतलब अगर ईस्टर्न की बात हो रही है तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात हो रही है, 77 डिग्री ईस्ट। अगर मैं बोल रहा हूँ 23 डिग्री वेस्ट, तो तुम बोलोगे 23 डिग्री वेस्ट का मतलब है कहीं ना कहीं ये बात हो रही है लॉन्गिट्यूडनल लाइन की। क्यों, क्योंकि प्राइम मेरिडियन क्या कर रही है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, वेस्ट और ईस्ट में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब और दिमाग लगा के समझना, ठीक है। ये है इक्वेटर, है ना, इक्वेटर, ये किसको बांट रहा है, पृथ्वी को किसमें डिवाइड कर रहा है, ये नॉर्दर्न और सदर्न में। अगर मैं बोलता हूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब इक्वेटर लाइन जो है पृथ्वी को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांट रही है। मतलब नॉर्दर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ मतलब कहीं ना कहीं लैटिट्यूड की बात हो रही है। और मैं बोल रहा हूँ 23.5 डिग्री साउथ, तो इक्वेटर की क्या कर रही है, इक्वेटर वाली लाइन पृथ्वी के 2 भागों में बांट रही है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न की बात हो रही है तो मतलब ये लैटिट्यूडनल लाइन की बात हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। समझ आए तो बोलेंगे सर ये बात भी डेफिनेटली समझ में आ गई। अगर 77 डिग्री यहाँ पे लिखा है, देखो ईस्ट लिखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये किसकी बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है बताना जरा, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात हो रही है। अगर 140 डिग्री ईस्ट लिखा है तो ये भी किसकी बात हो रही है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात हो रही है। अगर 74 डिग्री वेस्ट लिखा है तो किसकी बात हो रही है, तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात हो रही है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखा होता 74 डिग्री अगर लिखा होता नॉर्थ तो किसकी बात होती, तो बोलेंगे सर ये फिर लैटिट्यूडनल लाइन की बात हो जाती, है ना। तो बोलेंगे सर ये बात भी हमें अच्छे से समझ में आ गई। सुनो अब इसको, एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ द मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड, सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री ओमिटिंग द लेटर W और E। तो बोलेंगे सर ये चीज़ भी आपने अच्छे से समझा दी। अब आगे चलते हैं, है ना, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे देखो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सी लाइन इनको डिवाइड करेगी, कौन सी, वेस्ट और ईस्ट में, तो प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। अगर नॉर्थ और साउथ में कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है पृथ्वी को, तो कौन सी है वो है इक्वेटर, है ना, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी पढ़ने वाली बात है। देखो द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर इन द पास्ट। तो ग्रीनविच मेरिडियन पहली मेरिडियन नहीं है, ठीक है, पहली प्राइम मेरिडियन नहीं है, और भी थी पास्ट में। इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैज हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। तो यूरोप और इंडिया की थी अपनी प्राइम मेरिडियन थी पास्ट में, है ना। वाज कॉल्ड मध्य रेखा, क्या बोलते थे उसको, मध्य रेखा और मिडल लाइन, एंड पास थ्रू कहाँ, सिटी ऑफ उज्जैन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, देखो टुडे उज्जैन, है ना, विच वाज रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज। वरामीरा अ फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 1500 years ago, ठीक है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर कहते हैं पहले से अवेयर थे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट के बारे में, इंक्लूडिंग द नीड फॉर अ जीरो और प्राइम मेरिडियन। द उज्जैनी मेरिडियन बिकम अ रेफरेंस फॉर द कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमर टेक्स्ट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। तो ठीक है, ये मैप दिया हुआ है, इसको भी देख लेना अच्छे से, और ये कुछ बड़ी अच्छी डिटेल दी हुई है, पढ़ लेना, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, टाइम जोन को हम देखेंगे, ठीक है। अब कुछ बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूँ कि हमारी
पृथ्वी कितनी डिग्री घूम रही है 24 घंटों में? तो तुम बोलोगे सर 24 घंटों में पृथ्वी हमारी घूम रही है 360 डिग्री। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि एक घंटे में कितना घूमेगी, 1 आवर में कितना घूमेगी, तो तुम बोलोगे सर 360/24 कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, 6 4 24, 6 6 36, मतलब 60 आ गया ऊपर। अब मैं बोलूँगा 2 2 4, 2 3 6 0 और 2 15 30। तो मैं बोलूँगा 1 आवर में कितना घूम रही है पृथ्वी? तो घूम रही है 15 डिग्री। कितना घूम रही है 1 आवर में? 15 डिग्री घूम रही है। और मैं बोलूँगा कि 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो सर आप बोलोगे कि 1 घंटे में तो 7 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना घूम सकती है? 60/15 कर दो, 15 चौके 60, 15 4 60, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया 1 मिनट में घूमेगी सर 4 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूम रही है पृथ्वी? 4 डिग्री। और 1 आवर में कितना घूम रही है पृथ्वी? 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ ही समझाई गई है, ठीक है। अब देखो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है, देखो ये 0 डिग्री है ना, तो इसको क्या माना गया है? इसको प्राइम मेरिडियन माना गया। और क्या बजे हैं यहाँ पे? 12 बजे हैं। क्या बजे हैं यहाँ पे? 12 बजे हैं, 12 PM, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम देखें इसके 15 डिग्री ईस्ट पे अगर हम इसके देखें तो कितना बज गया? 1 बज गया। यानी कि 12 से अगर 1 बजते हैं तो कितना घंटे लगते हैं? 1 घंटा लगता है। यानी कि 15 डिग्री का डिफरेंस आया है। देखो हमने क्या बोला है, 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है। तो 12 से 1 कितना होगा? 15, है ना, 15 डिग्री होगा, ठीक है। अब मैं 1 से 2 बोल रहा हूं, तब भी कितना होगा? 1 से 2 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और 12 से 2 के बीच में कितना आएगा? यहाँ पे भी 15 डिग्री का और यहाँ पे भी 15 डिग्री का, मतलब टोटल कितना आएगा? 30 डिग्री का, ठीक है। अगर मैं 12 से 3 PM की बात करूं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे और 15 डिग्री यहाँ पे, मतलब कितने का? 45 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? देखो 12 से 1 के बीच में कितना है? तो बोलेंगे सर 15 डिग्री का डिफरेंस है। यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है। तो 12 से कितने बजे? 1 बज गए। और मैं बोल रहा हूँ 12 से कितने बजे हैं? 12 से 2 बजे हैं। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 12 से 2, 12, 1 और 2, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 15 घंटे में 1 प्लस 15 डिग्री में 1 घंटा प्लस 15 डिग्री में 1 घंटा, मतलब 15 15 प्लस 30 डिग्री हो गया। मतलब यानी कि 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया, है ना, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। और 45, 12 से अगर मैं 3 बजे की बात कर रहा हूँ तो 3 घंटे, मतलब 45 डिग्री, है ना। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो कितने बज गए वहाँ पे? 3 बज गए, है ना, मतलब 3 घंटे का डिफरेंस आ गया। तो बोलेंगे सर इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक बार और समझा दोगे तो और मज़े से समझ में आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा देखो बेटे यहाँ पे कितने बजे हैं? यहाँ पे 12 बजे हैं, ठीक है। कहाँ पे? प्राइम मेडियन में। अब प्राइम मेडियन के जैसे तुम ईस्ट में जाओगे, ये ईस्ट ही है ना, प्राइम मेडियन के जैसे ईस्ट में जाओगे तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। और प्राइम मेडियन के तुम वेस्ट में जाओगे तो टाइम क्या होगा? घटेगा। जैसे देखो 12 से क्या बजे हैं? 11 बजे हैं। कितने का डिफरेंस होगा? सर बोलेंगे 12 से 11 बजे हैं, मतलब 1 घंटे का डिफरेंस आएगा, यानी कि 15 डिग्री। अब मैं बोल रहा हूँ 12 से 10 बजे हैं, तो मतलब सर 12 से 10 मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि 30 डिग्री। अब मैं बोल रहा हूँ 12 से कितने बजे हैं? 12 से बजे हैं 9, मतलब 3 घंटे का डिफरेंस है, मतलब कितना आएगा? 45 डिग्री, है ना। तो 15 डिग्री यानी कि 1 घंटा, 30 डिग्री यानी कि 2 घंटा और 45 डिग्री यानी कि 3 घंटा। 45 डिग्री अगर पृथ्वी घूम रही है मतलब 3 घंटे में, 30 डिग्री पृथ्वी घूम रही है यानी कि कितने घंटे में? 2 घंटे में। और 15 डिग्री घूम रही है मतलब 1 घंटे में। तो बोलेंगे सर ये बात हमारी अच्छे से समझ में आ गई कि अगर 12 से 1 बजे जाएगा तो मतलब 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। 12 से अगर 2 बज रहे हैं मतलब पृथ्वी कितना घूम रही है? 30 डिग्री घूम रही है। अगर 12 से 3 बज रहे हैं तो पृथ्वी कितना घूम रही है? 45 डिग्री घूम रही है, ठीक है। तो बोलेंगे सर ये बात तो आपकी बड़े अच्छे से समझ में आ गई, मतलब टाइम जोन का पता लग गया बड़े अच्छे से, है ना, ठीक है। अब देखो नहीं पता लगा तो अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 2 friends, one is sitting in the Porbandar and the other in Tinsukia, Assam, are speaking on the phone late afternoon. The latter remarks that the sun has set in Assam and it's now dark. The former is surprised and says, but it is still full daylight here. देखो असम का बंदा है, वो क्या बोल रहा है? गुजरात के बंदे से फोन पे बात कर रहा है और वो उसको बोल रहा है कि यार मेरे यहाँ तो अंधेरा हो गया, जबकि गुजरात का बंदा बोल रहा है क्या बात कर रहा है यार, मेरे यहाँ पे तो सनलाइट है अभी तक। तो ये कैसे डिफरेंस आ गया इतना, है ना। तो देखो क्या बोला आगे, एक्सप्लेन भाई एंड क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दोज 2 cities, ठीक है। हिंट भी दिया, देखो नाउ कंसिडर द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड
बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया टू बी 30 डिग्री। तो गुजरात और असम के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम लोग बताओगे 15 डिग्री में कितनी हमारी पृथ्वी घूम रही थी, मतलब 1 घंटे में कितने घूम रही थी पृथ्वी हमारी। तो तुम बोलोगे सर 1 घंटे में, अब ये हमने ऊपर पढ़ा कि 1 आवर में कितना घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है, मतलब 2 आवर में कितना घूमेगी, 30 डिग्री है ना, तो 2 आवर में कितना घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी, और 3 आवर में कितना घूमेगी, 45 डिग्री घूमेगी। तो हमें कितना बोला है, 2 आवर का बोला है, कैसे, 30 डिग्री दिया है यहाँ पे, देखो 30 डिग्री दिया है इन दोनों का डिफरेंस। गुजरात और असम के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का, यानी कि 2 आवर का डिफरेंस है। कहीं ना कहीं अगर गुजरात में 5 बज रहे होंगे तो असम में कितने बज रहे होंगे, ये देखो मैं जी फॉर गुजरात लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गुजरात में कितने बज रहे हैं, गुजरात में बज रहे हैं 5, ठीक है। तो असम में कितने बज रहे होंगे, ठीक है, 5 PM। और असम में कितने हो रहे होंगे, तो असम में बज रहे होंगे 7 PM। तो सर नेचुरल सी बात है, 7 बजे तो अंधेरा हो ही जाता है और 5 बजे तो सनलाइट रहती ही रहती है। तो बोलेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन सर अब इसको सोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, है ना, ताकि देश का टाइम जो है वो बराबर चले। तो बोलेंगे इसको करने के लिए क्या किया जाएगा, द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑफ द अर्थ। बोलेंगे सर हमें टाइम निकालना तो आ गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर आगे बताओ आप, बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स, ठीक है। तो बड़े सारे लोकल टाइम्स तो नहीं बना सकती। देखो दैट इज वाई मोस्ट कंट्रीज अडोप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम। तो क्या करती है कंट्री, एक स्टैंडर्ड टाइम क्या करती है, अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है, बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। तो क्या करेगी, जहां से मेरिडियन पास करेगी उसी टाइम को क्या करेगी, वो मान लेगी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ लोकल टाइम, ठीक है, एट ग्रीनविच। तो यहां पे देखो ग्रीनविच कितनी है, 0 डिग्री है, उससे कितना आगे है भारत का टाइम, 5 hours 30 minutes आगे है भारत का टाइम। कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारत का टाइम। अगर ग्रीनविच में मान लो, ग्रीनविच में मान लो कैसे बनाऊं, यहाँ पे बना दूं क्या नीचे, देखो ग्रीनविच में मान लो 0 डिग्री, यहाँ पे बन रहे हैं प्राइम मेरिडियन में कितने बजे हैं, यहाँ पे 12 बजे हैं, 12 बजे हैं, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन। तो भारत में कितने बज रहे होंगे, भारत में बज रहे होंगे 5:30 PM, ठीक है। अगर ग्रीनविच लंदन में कितने बज रहे हैं, 12 PM बज रहे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे, 5:30 PM, क्योंकि भारत के जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना आगे है, तो वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, ठीक है। तो सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, है ना, इतनी बात तो सर हमें अच्छे से समझ में आ गई। देखो आगे क्या बताया, all these standard times are organized in time which broadly follows the zone 15 degree in the graph, but let us consider the world map below. We can see that the line dividing the time zones are not fully straight. This is because they have respect each country standard time and therefore tend to follow international borders. The numbers written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT to get their standard times. If they have a positive sign or subtracted from GMT if they have a negative sign। देखो यहाँ पे कुछ मैप है वो शो किया गया है, ये मान लो क्या है, देखो ये है ना 0, वेट अ सेकेंड, ठीक है, देखो ये है ना 0, ठीक है, ये है ग्रीनविच, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन है ये लंदन वाली, ठीक है। अब इसके अगर हम आगे देखें तो देखो ये कितना आगे है, ये कितना आगे है, ये 3 घंटे आ गया, ये 4 घंटे आ गया, और ये देखो इंडिया कितना घंटे आ गया, देखो यहाँ पे तुम्हें देखेगा, यहाँ पे देखो 5.5 घंटे आगे है ना। तो वही बताया गया है इस पूरे ग्राफ में, ठीक है, ठीक है। फिर जब तुम नीचे देखोगे ना, जब तुम नीचे देखोगे तो किसके बारे में जिक्र किया गया है, देखो फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम्स इफ एवरी कंट्री हैज वन स्टैंडर्ड टाइम, दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। हर कंट्री के पास एक स्टैंडर्ड टाइम हो ये जरूरी नहीं है, भारत के पास एक स्टैंडर्ड टाइम है ना। सम कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा और द USA आर टूलर्स, तो ये बड़े ज़्यादा बड़े देश हैं, इनके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम मानना पॉसिबल नहीं है टू हैव अ सिंगल टाइम जोन। द USA हैज 6, तो USA के पास कितने हैं, 6 टाइम जोन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रशिया के पास कितने हैं, 11 टाइम जोन है, विच मीन्स दैट ट्रैवलिंग अक्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू विल नीड टू रिजस्ट योर वॉच 10 टाइम्स। तो कितनी बार तुम्हें अपनी टाइम घड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी, 10 बार एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, टू अलाइन विद द लोकल टाइम, ठीक है। देखो इस लाइन को पढ़ो, रशिया हैज 11
कितने रशिया के पास 11 टाइम जोन है ना, विच मीन्स दैट ट्रैवलिंग अक्रॉस द रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू विल नीड टू रीअडजस्ट योर वॉच 10 टाइम्स टू अलाइन विद लोकल टाइम। तो बोलेंगे सर सही बात है ना। अब देखो नीचे किसके बारे में बात किया। सिमिलरली द ग्लोब सेंटर्ड ऑन इंडिया शो स्टैंडर्ड टाइम विद रिस्पेक्ट टू GMT फॉर अ फ्यू कंट्रीज। फाइनली व्हाइल द प्राइम मेरिडियन हैज फिक्स्ड एट ग्रीनविच द ऑपोजिट लाइन। तो मैंने क्या बोला, देखो जो मान लो ये ग्रीनविच लाइन है ना, ये ग्रीनविच लाइन है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसके जस्ट ऑपोजिट क्या है, इसके जस्ट ऑपोजिट क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। क्या है इसके जस्ट ऑपोजिट? इंटरनेशनल डेट लाइन है। और अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने क्या किया है, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, मैप खोल दिया है। क्या किया इन्होंने, मैप पूरा खोल दिया है। तो ये जस्ट किसके है, ये जस्ट किसके है, ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उसके जस्ट ऑपोजिट है, पर इन्होंने मैप खोल दिया पूरा, तो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, एज यू कैन सी ऑन द मैप द +12 एंड -12 टाइम जोन एज यू, देखो ये वाली लाइन पढ़ो ध्यान से, एज यू कैन सी ऑन द मैप द 12+ एंड द 12- टाइम जोन्स टच ईच अदर at the line. If you cross it by ship or a plane, you need to change the date in your watch. ठीक है। If you cross, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। If you cross traveling eastward, अगर तुम ईस्टवर्ड ट्रैवलिंग करोगे, ईस्टवर्ड ट्रैवलिंग करोगे, ईस्ट में जाओगे इंटरनेशनल डेट लाइन से, यू सब्ट्रैक्ट अ डे फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है। अगर तुम ईस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनल डेट लाइन से, तो क्या होगा, सब एक दिन तुम्हारा घट जाएगा फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है। इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, ठीक है, या अगर तुम वेस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे हो, यू एड अ डे, तुम्हारा एक दिन बढ़ जाएगा संडे टू मंडे। वी सेट दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एट इट डेविएट्स इन प्लेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू 2 डिफरेंट डेज, ठीक है। तो क्या होता है, देखो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसको स्ट्रेट नहीं बनाया, इसको जिग जैग बनाया गया है, क्योंकि इसलिए जिग जैग बनाया गया है क्योंकि ये देश से भी क्या करती है, कंट्रीज से भी पास हो रही है, तो एक कंट्रीज में 2 दिन ना बन जाए, ठीक है, इसलिए क्या किया गया, इसको जिग जैग बनाया गया है। तो बोलेंगे सर सही बात है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में भी समझ लेते हैं इजीली, है ना, अपने शब्दों में भी समझ लेते हैं इजीली। तो देखो इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बताया गया, इट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल 180 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन इन इंग्लैंड, ठीक है। तो हमें ये बात हो गई कि ये क्या है, प्राइम मेरिडियन के जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। इट जिगजैग एंड बेंड्स अराउंड आइलैंड एंड कंट्रीज। तो ये लाइन कैसी बनी है, ये भी हमें समझ में आ गया कि जिगजैग बनी है। इट टर्न्स कीप इंटायर कंट्रीज और आइलैंड ग्रुप्स ऑन द सेम कैलेंडर डे इंस्टेंट ऑफ स्प्लिटिंग दैम इन हाफ, ठीक है। तो ये कैसी बनी है, ये लाइन जिगजैग बनी है कि एक ही देश में क्या हो, 2 अलग दिन ना बन जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बनाया गया है, जिगजैग बनाया गया है। ट्रैवलिंग अगर तुम वेस्टवर्ड करोगे, यू एड 1 डे, इफ इट इज ट्यूजडे इट गोज बैक टू मंडे, ठीक है। अगर तुम ट्रैवलिंग ईस्ट करोगे इंटरनेशनल डेट लाइन से, तो ईस्टवर्ड जाओगे, तो क्या होगा, यू सब्ट्रैक्ट 1 डे, इफ इट इज ट्यूजडे इट गोज बैक टू मंडे, ठीक है। तो ये हमारा 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।